नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। तो जल्दी से सभी यहाँ पे क्लास को शेयर कर दो। आज हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे हम? हिमालय की उत्पत्ति। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको कुछ प्रादेशिक प्रदेश में जो विभाजित किया गया है इंडिया को, उसके बारे में बात की थी। हमने कल देखा था कि जो इंडिया है, भारत जो है, इसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है, राइट। यहाँ पे कुछ भागों में विभाजित किया गया है भारत को, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उत्तर में क्या है आपका हिमालयी क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र हमने देखा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसको सही वर्ड में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हमने देखा कि यहाँ से निकलने वाली, इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों ने किसका निर्माण किया? मैदान का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पर्वतों के बारे में, फिर मैदान के बारे में। फिर हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे कौन कौन से भारत में पठार है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कौन से खनिज संसाधन है, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीप पढ़ेंगे, फिर हम तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, उसमें किस किस नाम से जाना जाता है, वहाँ के बंदरगाहों की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। और इसके बाद आते हैं आपके द्वीपीय समूह, ठीक है, द्वीपीय समूह। और लास्ट है हमारा मरुस्थलीय भी तो जरूरी है, क्योंकि वहां पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अलग तरीके के संसाधन जो है वहां से दोहन किया जाता है। तो ये सभी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम इसी क्रम में सबसे पहला पॉइंट क्या उठाने वाले हैं? आज हम शुरू करेंगे आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। किसकी? हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति। तो देखो, इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जब किसी को नहीं पता था, आपके सामने, आप सोचो कि आप पूरे विश्व में जब जा रहे हो, कहीं आपको समतल दिखाई दे रहा है, कहीं पर थोड़ा उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है जिसे हम पठार कहते हैं, कहीं पर आपको ऊंची ऊंची, आज तो हालांकि माउंट एवरेस्ट को हमने फतेह कर लिया है, तो हमें पता चल गया है, हाइट नापने के हमारे पास इक्विपमेंट है, तो हमें सब समझ में आ रहा है इनकी इतनी हाइट है ना। लेकिन उस समय जब वैज्ञानिकों को सिर्फ ये पता था कि ये कुछ है और इनके बारे में हमें पता लगाना है, तो पहले तो उसके बारे में खोज करना और फिर ये देखना कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरी जो है दी है। अब आप देखोगे कि जो कल मैंने आपको पढ़ाया, या फिर हम जब इससे पहले पढ़ रहे थे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या था, ये पूरा का पूरा अग्नि तप्त थी। पृथ्वी हमारी तब रक्त तप्त की तरह बहुत ज्यादा खौल रही थी, है ना। जब वहां विस्फोट हुआ तो ये अलग अलग हिस्सों में टूटा और इसी में एक हमारा प्लैनेट बना, पृथ्वी, ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक का सबसे प्रमाणित और जिसको हम जानते हैं जहाँ पे जीवन संभव है, वो हमारा पृथ्वी है, ठीक है। और उसके होने का कारण हमें अब समझ में आता है कि सूर्य के नजदीक और सूर्य से जो दूरी होनी चाहिए, वो एक फेवरेबल कंडीशन पे पृथ्वी है, ना तो बहुत ज्यादा नजदीक है जिससे कि तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा होगा तो उस स्थिति में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये भी आप देखिए। इसके अलावा ना ज्यादा दूरी पे है, क्योंकि जितने ज्यादा प्लैनेट दूरी पे होते हैं, वहां का तापमान, उन प्लैनेट्स का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां पे बर्फ बन जाएगी, एक तरफ आप पिघल जाओगे, दूसरी तरफ आप जम जाओगे। तो यहाँ पे पृथ्वी की जो लोकेशन है सोलर सिस्टम में, वो बहुत ही फेवरेबल है, जो कि सभी वनस्पतियों, जीव जंतुओं के लिए क्या हो सकती है, क्या आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, तो धीमे धीमे आप देखेंगे कि ये लंबा समय लगा और ये ठंडी हुई। जब ये ठंडी हुई तो इसमें कुछ खनिज तत्व थे, ठीक है। उन खनिज तत्वों ने आपस में क्या कर लिया, संयोजन कर लिया, आपस में जुड़ गए। और ये जुड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, एक बड़ा भूखंड जो है यहाँ पर निर्माण कर लिया, जिसको हमने कहा पेंजिया, ठीक है। क्या कहा? पेंजिया कहा। और यहाँ पर ये भूखंड बन गया, पूरा का पूरा सॉलिड है। ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये पहले सॉलिड भाग था। अब देखो, जब कोई
खनिज तत्व जब आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या होंगे, ये ऊपर नीचे भाग होगा, ये कुछ इस तरीके का भाग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि धीमे धीमे जो हाइड्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, या यूनिवर्स में आप सभी जानते हैं कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और फिर आप देखोगे कि इस बाहरी भाग में जो आपको उथला निचला दिखेगा, यहाँ पे क्या होगा, धीमे धीमे तापमान बढ़ेगा यहाँ पे जमी हुई बर्फ जो है, यहाँ पे जमी हुई बर्फ जो है, पहले तो बर्फ जम जाएगी, पूरा क्षेत्र जो है इस तरीके से बर्फ से ढक जाएगा। बीच में आपका भूखंड है, साइड साइड से आपको क्या दिखेगी, बर्फ दिखाई देगी। फिर ये बर्फ पिघलती है और आपने देखा होगा कि जब बर्फ पिघलेगी तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब जीवों का निर्माण होने लगेगा। यहाँ पे अब केमिकल रिएक्शन होंगी और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से आपके सिंगल सेल वाले क्या बनेंगे, जो बैक्टीरिया माइक्रो वायरस होते हैं, इनका यहाँ पे निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पे पानी भर गया, यानी कि ये क्या बन गया, आपका पैंथालासा बन गया, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से यहाँ पर बता रही हूँ। अब यहाँ पे माइक्रो बैक्टीरिया, वन सेलुलर सिंगल सेल वाले जो बैक्टीरिया, अमीबा हो गया, पैरामीशियन हो गया, नीली हरी शैवाल होगी, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गए, ये सभी का निर्माण होने लगा। फिर धीमे धीमे यहाँ पर पानी भरा है और आप पढ़ते हैं कि जीवन जो है, जो मानव जीवन है या जीवन की उत्पत्ति हमने कहाँ पे देखी है कि जल से हुई है। तो यहाँ पे रेंगने वाले कीड़े, इसके अलावा रेप्टाइल जो है, इन सभी का निर्माण हुआ। ये सब प्रोसेस अलग चल रहा है, यहाँ पे जीवन हो रहा है और ये भूखंड जो है इसमें भी क्या बन रहा है, अब बताओ, यहाँ पे पेड़ पौधे बनेंगे, यहाँ पे जीवन हो रहा है, लोग जो है यहाँ पे अलग तरीके के जानवर आ रहे हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी पर दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूम रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और ऐसा करने की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो ये भूखंड है ये धीमे धीमे एक दूसरे से अलग होने लगता है, ठीक है। ये दूसरे से अलग होने लगेगा और यहाँ पर आप देखोगे ये एक उत्तर की तरफ भाग जाता है और ये एक दक्षिण की तरफ भाग जाता है। अब यहाँ पे जो पैंथालासा था, ठीक है, इधर तो पैंथालासा ही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला कि जैसे ये ये भूखंड अलग हुआ है, ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना, ठीक है, क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। और यहाँ पे बोला गया कि भैया जब दो खंड अलग हुए हैं तो इस बीच वाले भाग को हमें कुछ नाम देना चाहिए, जो बीच में जल भर गया, तो इसको हमने नाम दे दिया टेथिस सागर। इसे क्या कह दिया हमने, टेथिस सागर। तो याद रखिएगा ये आपका पैंथालासा है, टेथिस सागर इन दोनों भूखंड के बीच में स्थित हो गया। अब आपको देखो धीमे धीमे समझना है कि आज जो हमारे जितने भी महाद्वीप हैं और जो महासागर है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, राइट। हाँ, लिक्विड सॉलिड गैस, एग्जैक्टली। हाँ जी, अब आप देखोगे यहाँ पे ये टूटा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये फिर से भूखंड जो है ये सब विभाजित होता है। यहाँ पे भूखंड टूटेगा, यहाँ पे एक हिस्सा टूटेगा, इधर होगा, यहाँ पे एक हिस्सा दिखाई देगा, एक यहाँ पे दिखाई देगा और एक हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये लगातार टूट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जल भर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जल भर गया इसको हमने, यहाँ पे जो जल भर गया इसको हमने आर्कटिक बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो जल भर गया इसको हमने अटलांटिक नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो जल बचा इसको हमने पैसिफिक नाम दे दिया, पैसिफिक नाम। नीचे जो था इसको हमने अंटार्कटिका दे दिया, अंटार्कटिका दे दिया। और आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से एक बड़ी प्लेट टूटकर, अगर आप ऐसे देखोगे तो एक बड़ी प्लेट जो है, क्योंकि आपको सिर्फ महाद्वीप की प्लेटें दिखाई दे रही है, आपको पता होगी कि जो आपके महासागर है, महासागर की भी एक अलग प्लेट है, ठीक है, इनकी भी एक प्लेट है। और इसी तरीके से भूखंड की भी आपकी कई छोटी बड़ी प्लेटें हैं। बड़ी बड़ी प्लेटों में आपकी 7 बड़ी प्लेटें आती हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये टूट गया इस तरीके से, जैसे जैसे विभाजित हो गया इनका सागरों का नाम हमने यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद देखोगे इस भूखंड के टूटने से जो है आपके 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 महाद्वीप बनेंगे, जिसमें पहला है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, राइट, उत्तरी अमेरिका का निर्माण होता है। दूसरा आपका साउथ अमेरिका का निर्माण होगा। तीसरा आप देखेंगे आपका एशिया महाद्वीप होगा,
ठीक है, एशिया या फिर हम कहें इसको यूरेशिया, ठीक है, यूरोप, अब क्योंकि अलग से है तो यहाँ पे आप यूरोप भी लिख सकते हो, यूरोप, ये भी तो आपका महाद्वीप है। पांचवा हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट प्लेट है जो आपकी महाद्वीप है वो कौन सी है, अंटार्कटिका, ठीक है। ये भी तो एक प्लेट है जिसमें बर्फ जमी हुई है। तो ये पूरा का पूरा ये महाद्वीपों में निर्माण हो गए। इसी तरीके से आपके 5 क्या है, 5 महासागर हैं, ठीक है। ये क्या है, महाद्वीप है, और 5 आपकी क्या है, महासागर है। कौन कौन सी महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा है आपका अटलांटिक ओशियन, राइट बच्चे। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन ओशियन आपको मिलेगा। अटलांटिक को भी आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हो, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और दक्षिण में साउथ अटलांटिक ओशियन, जो कि एस आकार का दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को अगर डिवाइड कर लोगे तो एक नॉर्थ है एक साउथ है, और यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस तरीके से 5 आपकी क्या हो गए हैं, महासागर हो गए हैं। यहाँ पे इस चीज को बताने का मतलब क्या था, अब ये चीज समझिए। यहाँ पे वैज्ञानिकों को आखिर पता कैसे चला कि ये भूखंड अलग हुए हैं। दरअसल हुआ क्या, देखो, जैसे जैसे पृथ्वी का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, मान लीजिए तो ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे आपकी 23.5 डिग्री है, यहाँ पे नीचे भी 23.5 डिग्री है, यहाँ पे 66 डिग्री है, ठीक है, 66.5 है। अभी पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रही है। यहाँ पे पूरे के पूरे पोलर रीजन, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ से साउथ तक के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस है, तापमान में क्या है, डिफरेंस दिखाई देता है। और आप देखोगे कि इसी तापमान के डिफरेंस की वजह से पृथ्वी के हर हिस्से में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। और जब क्लाइमेट होगा तो उसकी वहाँ की जो वनस्पति होगी, जो वहाँ के जीव जंतु होंगे, वो भी तो अलग अलग होंगे। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप, या हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री पे तापमान ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो स्किन कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। क्यों? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। और ऐसे ही अगर आप पोलर रीजन पे पहुँच जाओ तो वहाँ के लोगों का जो फेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, वो फेयर कलर होता है, उनके बाल जो है भूरे से होते हैं। इसी तरीके से आप इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे घने जंगल, सदाबहार घने जंगल, बहुत ज़्यादा घने जंगल और कई प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं आपको इस इक्वेटर वाले रीजन में पाई जाएंगी, कंपेरेटिवली अगर आप पोलर रीजन में जाओगे। ध्रुवों पे आपको इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की या बायोडाइवर्सिटी अगर आपको देखनी है पूरे ग्लोब पे, तो वो सब आपको इसी रीजन पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ देखने को मिलेगी, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर ये भूखंड जब एक साथ ही था, ठीक है, ये पूरा भूखंड एक साथ था, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह पे, जैसे पोलर रीजन पे हल्की फुल्की जो टैगा टुंड्रा प्रकार की झाड़ियाँ होती है जो कि बर्फ वाले क्षेत्रों में उगती हैं, वो आपको कहाँ दिखाई देंगी, यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके बाद इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे अलग प्रकार की जीव जंतु वनस्पति दिखाई देगी। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे घने जंगल आपको दिखाई देंगे, है ना, अलग तरीके के जीव जंतु दिखाई देंगे। और ये सेम चीज़ है आपके उत्तर में और दक्षिण में। अब ये जो वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ ये भूखंड जो है अलग अलग हिस्सों में टूट रहा है, ये हिस्सों में टूट रहा है, तो क्या यहाँ की वनस्पतियाँ जो है ये शिफ्ट नहीं होंगी? तो यहाँ पर जो ये हिस्सा था, जो हमने बात की कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर ये देखा गया कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में सेम प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं वनस्पति की और जीव जंतुओं की। यही तो प्रमाणित करेगा, नहीं तो ये उत्तर में अलग इक्वेटर अलग अक्षांश पे है तो यहाँ पे अलग तरीके की जो जीव जंतु है वो पाई जानी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए प्लेटों के, हमने देखा ना कि सबसे पहले जो प्लेटें बनी आग्नेय प्रकार की, फिर आपकी जो कायांतरित हुई हैं वो जो प्लेटें हैं उनका निर्माण हुआ,
तो यहाँ पे जो प्लेटें थी, जो जीव जंतु थे, उन सभी के साक्ष्यों को टेस्ट किया गया कि आखिर ये जो दूरी है ये यहाँ पे भी यही मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज मिल रही है, इसका मतलब कभी ये दोनों एक साथ हुए होंगे, है ना, कभी ये क्षेत्र जो है एक साथ हुआ होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि ये है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे है अफ्रीकन प्लेट। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से टूटकर आपका प्रायद्वीपीय भाग उत्तर की तरफ बढ़ा और यहाँ पर जाकर टकरा गया, ठीक है, प्रायद्वीप। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहाँ की चट्टानें, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे वनस्पति और वहाँ पे पाए जाने वाले साक्ष्य, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस क्षेत्र से यहाँ तक पहुँचने में इसको कई साल लगे और इस साल में, इस चीज में इसने कई तरीके के मौसम भी देखे। उस मौसम की वजह से यहाँ पे अलग अलग तरीके की वनस्पति होगी, है ना, और वही दबती गई। तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि सेम तरीके के जो जीव जंतु थे वो आपके इस भाग में भी पाए गए और वो प्रायद्वीपीय, जबकि उत्तर भारत में ऐसा या प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वहां पे उस तरीके का क्लाइमेट ही नहीं है जिससे कि कोई भी उस तरीके का जीव जंतु सर्वाइव कर सके। समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लेटों के बीच में जो डिफरेंस है और जो सिमिलैरिटीज है उसके आधार पर जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये प्रमाणित किया कि ये प्लेटें कभी ना कभी एक साथ थी और बाद में ये टूटकर अलग अलग हो गई थी, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? प्लेटों की। अब हमारा यहाँ पे सवाल है, अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में? हिमालय के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति को लेकर भी अब कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। हिमालय की उत्पत्ति थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है, समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई सारी थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं। कल मैंने आपको एक पढ़ाया था, एक वैज्ञानिक है, एक जर्मन वैज्ञानिक है जिनका नाम है कोवर, ठीक है, कोवर वैज्ञानिक का नाम है, जर्मन वैज्ञानिक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हमने बोला भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत, जिन्होंने ये बताया कि हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति से हुई है। भूसन्नति का मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटी है और जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में क्या बन गई थी? भूसन्नति बन गई। ये दोनों प्लेटें जो हैं जैसे जैसे पास में आ रही थी तो इनके बीच में क्या बन गई? यहाँ पे ये क्या है? आपकी भूसन्नति है। और इसी सन्नति में, इस भूसन्नति में क्या होता है? यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के द्वारा, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये कौन सी है? आपकी इंडियन प्लेट है और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इनके द्वारा क्या लाया गया है? यहाँ पर नदियों द्वारा यहाँ पे क्या इकट्ठा किया? गाद, ठीक है। यहाँ पे क्या इकट्ठा कर देगी? नदियां अपने साथ मिट्टी गाद लेकर आएंगी और इसमें पाटना शुरू कर देंगी, ठीक है, इसमें पाटना शुरू कर देंगी। ये भर जाएगा, ठीक है, और ये लगातार एक दूसरे के पास आती जा रही है। प्लेटों को यहाँ पर, ये छोटी मोटी प्लेटें नहीं हैं, ये छोटी मोटी प्लेटें नहीं हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्लेटें हैं, अगर इस तरीके से हम बनाएं पूरे ग्लोब पे, ठीक है, यहाँ पे तो ये कुछ प्लेटें हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्लेटें दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से प्लेटें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो प्लेटों की चौड़ाई है, लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं चौड़ाई की, सॉरी, यहाँ पे जो लंबाई है, चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, लंबाई। तो यहाँ पे एक प्लेट है और ये किसका भाग है? भूपर्पटी का भाग है, ठीक है, ये क्या है? भूपर्पटी। तो ये जो प्लेट है ये लगभग आपकी 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच में, ठीक है, किलोमीटर के बीच में, 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है? मोटाई है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक मोटाई है। और आपको मालूम है कि ये जो भूपर्पटी है इसके नीचे आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक तरल नुमा एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। जितनी भी आपकी प्लेटें हैं, आप तो पृथ्वी के धरातल पर ऊपर भूपर्पटी पे खड़े हो, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में एक पदार्थ मिलता है, एक मैटर दिखाई देगा जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। इस परत को कहते हैं हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाए एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो ये क्रस्ट का
निचला भाग और एस्टेनोस्फीयर जो है ये मेंटल का ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग है जहां पे ये तरल अवस्था में पाया जाता है। ये है क्या? ये है आपकी तरल अवस्था में जो चट्टानें हैं ये रहती हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो भी चट्टानें हैं, हमने ये देखा ना कि चट्टानें आपस में पास आ रही हैं, दूर आ रही हैं, तो ये कैसे आ रही हैं? ये किसी ना किसी पर तो तैर रही हैं, ये चट्टानें तैर रही हैं आपके इस एस्टेनोस्फीयर पे, ठीक है, इस मैग्मा पर, इसीलिए ये मूवमेंट कर पा रही हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो चट्टानें हैं इनके मूवमेंट, ये जो प्लेटें हैं इनके मूवमेंट का प्रकार क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 प्रकार की चट्टानों का मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है। कितनी? 3 प्रकार का। एक है अभिसारी, ठीक है, एक क्या है आपका? अभिसारी चट्टानें। पहला है आपका अभिसारी प्लेटें, ठीक है, अभिसारी प्लेटें कौन सी होती हैं? अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं? इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक जाती हैं, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम इंडियन प्लेट को ही एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे इंडियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये क्या है आपकी यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं? एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, ये क्या बढ़ रही है? एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी प्लेटों को अभिसारी या फिर विध्वंस प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों के पास आने से क्या होगा? एक नई संरचना का निर्माण होता है, जो कि हमारी क्या है? ये दोनों पास आएंगी तो यहाँ पे क्या निर्माण होगा? हिमालय का निर्माण होगा। तो ये क्या है? ये विध्वंसकारी होती है, या फिर इनको संरचनात्मक भी कहेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? नई चीज का निर्माण हो रहा है। ये दोनों प्लेटें अलग आसपास पास आएंगी। हालांकि इसको लेकर हम अभी कोबर के सिद्धांत और बाकी के सिद्धांत उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के पास आती हैं, तो ऐसी प्लेटों को हम अभिसारी जो प्लेट है ये कहते हैं। और याद रखना, ये क्या करेंगे? ये किसी चीज का निर्माण करेंगे। दूसरा यहाँ पे होती है अपसारी प्लेटें, ठीक है, अपसारी प्लेटें क्या होती हैं? ये भी आपकी 2 प्लेटें हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अपसारी में क्या होगा कि एक दूसरे से प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जो चलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपसारी। अभिसारी और अपसारी दोनों में डिफरेंस। अभिसारी का मतलब कि पास आना, अपसारी का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। और तीसरी होती है समानांतर, ठीक है, समानांतर प्लेटें। इसमें क्या होती है? इसमें प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है और एक प्लेट इसके नीचे है, ठीक है, या इसके पैरेलल, इसके समानांतर है, ठीक है। तो एक प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, एक प्लेट इधर, तो इनका मूवमेंट जो है आपस में आसपास ही हो रहा है। इनको हम बोलते हैं समानांतर प्लेटें। आप देखोगे कि जो अपसारी प्लेटें हैं, आप देखो यहाँ पे हमने बताया कि जो अभिसारी प्लेटें हैं एक दूसरे के नजदीक आ रही है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे आपके माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि पर्वतों का निर्माण हो रहा है। यहीं पर जब अपसारी प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो आपको मैंने बताया ना कि प्लेटों के नीचे क्या है? एस्टेनोस्फीयर है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ का मैग्मा जो है ये बाहर नहीं आएगा, ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे कि जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो ये समुद्र के अंदर भी है ना। ये इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये जो एस्टेनोस्फीयर है ये भूपर्पटी के निचले हिस्से में है, और भूपर्पटी पे आपका महाद्वीपीय भी है और महासागर भी है। तो आप देखोगे कि महासागर में जब ये मैग्मा इस तरीके से जो प्लेटें हैं इनकी मूवमेंट की वजह से बाहर आ जाता है, तो इससे कटक, समुद्र के अंदर किसका? कटकों का निर्माण होता है। कटक जिसको रिज कहते हैं, ठीक है। मैग्मा बाहर आएगा, वो जम जाएगा और वो क्या बना देगा? कटक बना देगा। इसी तरीके से ये कहाँ पे? महासागर की बात हो रही है, महासागर। और जब ये ही भूखंड पे आता है
जब यही हिस्सा, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। कहाँ पे होगा, ये महाद्वीप पर, ठीक है, महाद्वीप पर। तो इसी तरीके से कभी कभी बहुत ज्यादा समुद्री क्षेत्र में भी आ जाता है, तब भी वहां पे ज्वालामुखी का निर्माण कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। तो यहाँ पर ये प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है और इसी में आप देखोगे कि कोवर का जो भूसन्नति सिद्धांत है उसको दिया गया है, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, सन्नति सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे भूसन्नति है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे इंडियन प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है, आपका भूसन्नति है, ठीक है, भूसन्नति है। और यहाँ पे बहुत सारा कई वर्षों से नदियों के द्वारा गाद लाया जा रहा है और ये गाद से भर चुका है। अब ये गाद क्या होगा, जैसे जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, तो आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी कनस्तर में, कभी डब्बे में आटा फिल किया है। जब आप आटा फिल कर रहे होते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो उसको प्रेस करके जो है हमें और स्पेस बनाना होता है। किया है कि नहीं किया है? तो जब हम उसे प्रेस कर रहे होते हैं, जो आटे को प्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। एक हिस्सा एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाता है। वैसा ही हिस्सा, वैसा ही हाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया, जब एक दूसरे की प्लेट पास आने लगी तो यहाँ पर जो बीच वाला भाग था, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना पठार, जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं, ठीक है, पामीर का, या फिर हम कहें पामीर का नहीं, तिब्बत का पठार, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरफ से भी कुछ पहाड़ियाँ जो है इनका निर्माण हो रहा है और इधर इंडियन प्लेट की तरफ से भी जो है कुछ पहाड़ियों का निर्माण हो रहा है। और बीच वाला जो हिस्सा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या था, ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, ये था आपका पठारीय क्षेत्र, ठीक है, ये क्या था आपका पठारीय क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या थे, आपके पर्वत, ठीक है। अब पर्वत आप देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रेशर इसके सेंट्रल भाग में पड़ रहा है। जो गाद था, हाँ ओके, जो गाद था उसमें जब प्रेशर लगाया गया दोनों तरफ से, तो यहाँ पे ये बोला गया कि सबसे ज्यादा प्रेशर इसके सेंट्रल में पड़ा। इसीलिए आप देखोगे कि इसके आंतरिक भाग में, इन दोनों प्लेटों के बिल्कुल बीच में आप देखोगे जो पहाड़ियाँ उठी उनकी ऊंचाई ज्यादा थी कंपैरेटिवली, जहाँ से प्लेटें जो है इसे टच करती हैं। तो आप देखोगे कि जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय में आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में आपका कौन सा है, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम है। इसके अलावा काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। इसके अलावा फिर हिमालय देखते हैं, हिमालय, ठीक है, ये जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, कौन सा, बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे लघु हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है, लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और इसके नीचे आपको मिलेगा शिवालिक, शिवालिक। तो आप देखेंगे कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, काराकोरम, जो कि दुनिया की सबसे सेकंड हाईएस्ट चोटी कहाँ है, आपके ट्रांस हिमालय में है। और सबसे ऊंची चोटियां, 10 ऊंची चोटियां आपको हिमालय में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर, और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाएंगे, ये क्रम लिखा है मैंने, जिस क्रम में चोटियां, जो पर्वत श्रृंखला है वो पाई जाती है। तो आप देखोगे उत्तर से दक्षिण की तरफ जैसे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे चोटियां जो है या पर्वतों की जो ऊंचाई है ये क्या होगी, धीमे धीमे जो है कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये काराकोरम हो गई, ये ग्रेट हिमालय, ये लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय हो गया, और ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है। तो चोटियों की हाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके की स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे ये बोला गया इसका निर्माण हुआ है। लेकिन कोवर के सिद्धांत को जो है बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं माना गया है। आधुनिक जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है इसको सबसे ज्यादा प्रमाणित माना है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेटों का जो अभिसरण या अपसरण, प्लेटों का जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट, ठीक है, जो चलन हो रहा है, जो प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, जिसको अभी हमने पढ़ा किस किस रूप में, आपकी अपसारी
अभिसारी, यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे अभिसारी प्लेटें, अपसारी प्लेटें और समानांतर, यही उदाहरण है किसका, आपके प्लेट टेक्टोनिक का। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का। ठीक है, इसी को सबसे ज्यादा प्रमाणित माना गया है। ठीक है, इसी के आधार पर यह माना गया है कि जितनी भी संरचना पृथ्वी पे हुई है वो इसी के कारण हुई है, इसी के निर्माण के कारण। क्लियर है यहाँ तक चीजें समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरीके से इस थ्योरी को दिया गया, ये सारी चीजें बताई गई, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला जो है, अब हम पूरे के पूरे हिमालय संरचना को पढ़ेंगे, और हिमालय की संरचना का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको सारा एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय में बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, है ना। उसके बाद आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सारा का सारा एक साथ पढ़ेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार देख के, और मिलते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ये समझ जाओगे तो आप कभी नहीं बोलोगे जब भी आएगा हिमालय से कोई क्वेश्चन। ठीक है, तब तक रखिए अपना ध्यान। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।